हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकवेल में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसका सेट नंबर आपका 1 है। इसी तरीके से आपके सेट आएंगे जो कि जब तक आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि पीडीएफ आपकी समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक आपके यहाँ पर सेट आते रहेंगे। हर एक क्वेश्चंस को आपको डिटेल में बताया जाएगा और साथ ही बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक विषय के कम से कम हर एक वीडियो पर 15-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे और सप्ताह में एक बार आपका जीके जीएस का जो कि वन शॉट वीडियो एक टॉपिक को लेकर के आएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उसके जो कि बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। तो वो कौन सा है? तो आपके चार ऑप्शंस हैं, गैस, प्लाज्मा, ठोस, तरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस। गैस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, तो इस तरीके से इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। तो इस तरीके से पदार्थ की गैस अवस्था में अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा तथा उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एसएससी सीएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो चार ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लोहा, सोडियम क्लोराइड और जल। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये सोडियम जो कि आपका कह सकते हैं कि लोहा आपका यौगिक नहीं है। सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल ये तीनों आपके यौगिक हो जाएंगे, जबकि आपका लोहा जो है वो एक हमारे पास कह सकते हैं कि एक हमारे पास तत्व है जो कि आपका कह सकते हैं कि एसएससी सीपीओ जो कि एसआई में क्वेश्चन पूछा है 2019 में, और ये लोहा जो है आपके तत्व के अंतर्गत आता है। तो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं, और जो कि आपका लोहा जो कि आपका यौगिक है। देखिए यहाँ पर लोहा आपका यौगिक नहीं है और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और जल इत्यादि जो कि आपके यौगिक है, जबकि लोहा एक शुद्ध जो कि रासायनिक तत्व है, ना कि यौगिक। जैसा कि पहले बताया गया कि आपको लोहा जो है आपका एक तत्व है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और जल जो कि आपके तीनों ही यौगिक हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, जल जो कि वाष्प के पुनः जल के रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। संघनन जो कि आपका क्या होता है संघनन? तो जल वाष्प को पुनः जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। इसमें चार रूप होते हैं, ओस, तुषार, कोहरा, बादल। उत्पादन की वह प्रक्रिया जिसके तहत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है कपूर। कपूर जो कि ऊर्ध्वपातन का एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर संघनन क्या होता है? जलवाष्प का पुनः जल में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? तो देखिए यहाँ पर वाष्पीकरण होती है, वाष्प रूप में परिवर्तित करती है, तो वाष्पीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, तो वाष्पीकरण क्या होता है? वेपराइजेशन, किसी तरल को उसके द्रव से गैस में परिवर्तित होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, जबकि संघनन वाष्पीकरण के विपरीत प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत देहों की वाष्प प्रयुक्त जो कि परिस्थिति में संघनित होकर सीधे द्रव में बदल जाती है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इस तरीके से आपके तीनों यहाँ पर हो गए, वाष्पीकरण हो गया, संघनन हो गया और आपका ऊर्ध्वपातन हो गया। तो यहाँ पर हमने तीनों चीजें डिस्कस कर ली। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, पानी को भाप में परिवर्तित करना, दूध से दही बनना, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ताप कोयला। तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पानी को भाप में परिवर्तित करना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और जो कि आपके ये तीनों रासायनिक परिवर्तन हैं। तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, या उनमें से जब कोई दो से अधिक पदार्थों का वियोजन होता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इन प्रक्रमों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो प्रायः अनुक्रमणीय होती हैं। उदाहरण के तौर पर लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, ताप कोयला, और ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण आदि, जो कि आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आते, जबकि आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जो कि आपका भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है पानी को भाप में परिवर्तित करना। इसके अंतर्गत परिवर्तन आते हैं जिसमें आपका होता है पदार्थ की रासायनिक प्रकृति और रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे भाप को पानी में परिवर्तित करना, या फिर तौलिए में पानी का सूख जाना। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी कहलाती हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन जो होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे हमारे पास दूध से दही बनना, ताप कोयला, इसके साथ ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, ये सारे आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन को व्युत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे पुनः वापस नहीं किया जा सकता? एक रबर बैंड को खींचना, उसके समान आकार में वापस लाना, इसे किया जा सकता है। रो- रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना, इसे नहीं किया जा सकता। गुब्बारे को फुलाने की सीमा तक फुलाकर उसे आकार में वृद्धि करना, इसे किया जा सकता है, और इसे कम भी किया जा सकता है। गीले कपड़े को सूखे कपड़े में बदलना और सूखे कपड़े को पुनः गीले कपड़े में बदलना, इसे भी व्युत्क्रमणीय किया जा सकता है। लेकिन आपका रोटी से लोई को बेलना और तवे पर सेकने के बाद वो रोटी पुनः आपकी रोटी की लोई नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एसएससी जी सिविल में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है, इसे व्युत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता। दिए गए विकल्पों में रोटी की जो लोई है, इसका तवे को सेकना आदि व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर कह सकते हैं हमने डिस्कस कर ली। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है क्वेश्चन में पूछा है। तो लकड़ी जलाना जो कि हमारे पास है, ये रासायनिक परिवर्तन है। जबकि गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्रैन पर क्रश करना, यह भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जब किसी पदार्थ या वस्तु में ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें उनके गुणों एवं आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन होता है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, फल का पकना, लोहे में जंग लगना इत्यादि सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से आपके ऑप्शन भी होते हैं। अब देखिए एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, जो कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में नियोजित होते हैं। तो कौन होते हैं? न्यूट्रॉन, अणु, प्रोटॉन, यौगिक। तो आपका हो जाएगा यौगिक, जो कि जॉन डाल्टन के अनुसार एक ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में क्या बताया था? बुनियादी सिद्धांत जो कि प्रस्तुत किया था, जिसमें रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत के अनुसार यौगिक बनाने के लिए परमाणु जो कि छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में संयोजित होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में विभिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन था, क्या था, इसमें क्या चीजें थी, इसमें किसके बारे में बात की गई है, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत की जनक की बात करते हैं तो आपका जॉन डाल्टन हो जाएगा। देखिए ये एसएससी सीएसएल 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया है।
जॉन डाल्टन के अनुसार आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में प्रमुख बिंदु निम्नवत थे। इसमें पहला बिंदु है, प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु जो कि आकार एवं गुणों में समान होते हैं। इसी के साथ परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात किसी पर भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से चौथा है आपका, तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इन तत्वों के संयुक्त परमाणुओं की अपेक्षित संख्या में उनका प्रकार जो होता है वो निश्चित होता है। इसी तरीके से आपसे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका है, 1826 में जो कि निम्नलिखित में से उनके परमाणु सिद्धांत के लिए जो कि हमारे पास है सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे किया गया था? तो जॉन डाल्टन को ही किया गया था। 1826 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविनाशी होता है तथा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, तथा एक ही तत्व के परमाणु आकार एवं गुणों में समान होते हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जॉन डाल्टन कहाँ के रहने वाले थे, इन्हें कब परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत सोसाइटीज रॉयल मेडल मिला। इसी साथ यहाँ पर परमाणु क्या होते हैं, अविनाशी होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार में गुणों में समान होते हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व की उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अणु। देखिए, अणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रासायनिक प्रक्रिया में भाग कौन नहीं ले सकता, और आपके चारों ऑप्शंस होंगे यही, तो आपको लगाना है अणु। अणु भाग नहीं ले सकता। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा ही है आपका, कि स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है, तो अणु पाया जाता है आपका स्वतंत्र अवस्था में। अब देखिए यहाँ पर अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए परमाणु अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आपके कि परमाणु किससे मिलकर के बने होते हैं, तो अणु जो कि दो या दो से अधिक जो कि परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जो आपका परमाणु होता है वो दो या दो से अधिक अणुओं मतलब जो परमाणु होता है वो अणुओं को बनाता है। मतलब अणु जो होते हैं वो बड़े होते हैं परमाणुओं से। तो परमाणु जो होता है आपका, यहाँ पर कह सकते हैं कि छोटा होता है अणुओं से। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य एवं अविनाशी निर्माण खंड है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो किसने कहा था? तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि जिनके अनुसार प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार एवं गुणों में समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार एवं गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु अविनाशी होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परमाणु जो होते हैं वो कह सकते हैं कि एक ही तत्व में परमाणु कैसे होते हैं, तो गुणों एवं आकार में समान होते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु कैसे होते हैं, गुणों एवं आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन, जो कि एसएससी जीडी 2021 क्वेश्चन है आपका, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? तो देखिए यहाँ पर आपका 1 अनुपाते आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अनुपाते 8। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि H2O H का होता है आपका 1, यहाँ पर 1 2, और O जो होता है आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H का मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 16 यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 अनुपाते 16 मतलब 1 अनुपाते आपका 8। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। तो देखिए जल के रासायनिक सूत्र जो होता है H2 होता है। इसमें हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन आपका 1 मिलकर के बनाता है। इसमें एक अणु के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 जबकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 8 होता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या है? नाइट्रिक एसिड जो होता है इसका आणविक द्रव्यमान होता है 63, जो कि आपका कह सकते हैं कि यू। मतलब यहाँ पर ये एसएससी इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन पूछा है, जबकि रासायनिक पदार्थ के मोलर द्रव्यमान विशिष्ट परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है। अब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का पूछा है, तो नाइट्रिक एसिड में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन आपका क्या होता है कि ऑक्सीजन आपका 3 होता है, नाइट्रोजन 1 होता है और हाइड्रोजन भी आपका 1 होता है। तो आप यहाँ पर कीजिए कि 1 × 1 कीजिए, इसके बाद प्लस कर लीजिए, 1 × 14 कीजिए, प्लस कर लीजिए, 3 × आपका 16 कीजिए। तो 16 दूनी 32, 16 ते 48 आपका हो जाएगा इधर, प्लस 14 प्लस 1 आपका हो जाएगा। तो इतने आप जोड़ करके 63 यू आपका जो कि मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। इस तरीके से आप एग्जाम में यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं आप। अब आइए बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है। एक आदर्श द्रव का एक मोल 237 के है और एक एटीएम दाब पर लीटर आयतन घेरता है, तो कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर एक आपका है कि एक आदर्श अगर गैस है, उसका अगर जो कि आपका मोल है, अर्थात यहाँ पर 200 जो कि 37 के है और 1 एटीएम दाब है, तो जो इसका आयतन होगा लीटर में 22.4 होता है। ये आपको याद रखना है, जो कि आयतन घेरता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बता दें कि आपकी जो यहाँ पर 15 क्वेश्चन इस वीडियो के कंप्लीट हो गए। इसके आगे जो आपका लेक्चर आएगा, इसमें आपके अगले 15 क्वेश्चन जो कि 16 से लेकर के 30 तक कंप्लीट किए जाएंगे। और बता दें कि आपको जो यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आपकी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। इसी के साथ यहाँ पर बता दें कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसी के साथ इकोनॉमिक्स और आपका कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इसी के साथ आपका इतिहास, जो कि आपका तीनों इतिहासों के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही आपको एक सप्ताह में एक टॉपिक जो कि जीके जीएस का पूरी तरह कंप्लीट बताया जाएगा। एक लेक्चर में वन शॉट लेक्चर होगा, जिसमें आपको पहले तो थ्योरी बताई जाएगी, उसके बाद एक अगला वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आए हैं, वो कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पे एक अच्छा से अच्छा जो कि आपका रिस्पॉन्स दिख सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।